students, welcome to World Students Co. I am Shruti teaching you class 11th chemistry. So we were discussing the chapter 2, that is structure of atom. This is part 14th of our lecture. So in the previous lecture we discussed about the shape of orbitals, right? हमने उसमें shape of orbitals study किए थे कि कैसे कैसे shapes आते हैं. जैसे S के लिए स्फेरिकल आया था, P के लिए लोबिकल शेप आया था, D के लिए भी हमारे पास लोबिकल शेप था, बट वो X जैसे अगर हमने X और Y के बीच में लाइक करवाना है तो उसके सेंटर में प्रेजेंट होएगा, राइट? इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये SPDF है हमारे पास, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आती है, ठीक है? और उसके ऊपर कुछ रूल्स हैं, इनको मतलब ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करने के कुछ रूल्स हैं, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली अपने रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम एक इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के अंदर फिल करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल. ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है? देखो, एक होते हैं हमारे पास सिंपल स्पीशीज जैसे कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, लेकिन एक होते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो उन दोनों की एनर्जी में भी ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होएगा ही. तो उस डिफरेंस को आज हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले क्या है, एनर्जीज ऑफ फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब जो सिंपल स्पीशीज है जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है या फिर वो बहुत छोटा हमारे पास एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम तो ऑलरेडी न्यूट्रल रहता है, फिर बेरिलियम, बोरोन, जैसे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जो बहुत छोटे हैं और उनके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है जिसको हम इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं. तो ऐसे के लिए क्या करेंगे, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब देखो, अगर हम अपने लेक्चर्स पे जाए, जब हमने क्वांटम नंबर की स्टडी करी थी तब भी हमने बात करी थी कि जो क्वांटम नंबर है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, राइट? तो इधर भी वही बात बोल रहे कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन लाइक के एटम्स में, तो वो कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, ठीक है? कि अगर n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एनर्जी कैसे डिपेंड करेगी, वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा. सो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स. अब इसके ऑर्बिट्स में जो एनर्जी है वो कैसे, अगर देखो, जब हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स आ जाएं जहाँ पे ऑर्बिटल की एनर्जी साथ वाले ऑर्बिटल की एनर्जी से सेम हो, मतलब जैसे कि 2s और 2p की एनर्जी सेम है, 3s 3p 3d की सेम है, 4s 4p 4d 4f की सेम है. अगर मैं ऐसे इंक्रीज करूँ तो 5s 5p 5d 5f इनकी एनर्जी सेम हो जाए. मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स, ऐसे क्वांटम नंबर के ऑर्बिटल्स जिसके सबशेल्स, जिसके अंदर होने वाले ऑर्बिटल्स की वैल्यू सेम हो जाए, जिसकी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू जो है वो सेम हो जाए, ऐसे ऑर्बिटल्स को सबसे पहले हम क्या कहते हैं? डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से पढ़ेंगे. डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं. तो इन केस में जब हमारे पास एनर्जी की वैल्यू इक्वल हो जाए, जीरो नहीं बोलेंगे, इक्वल हो जाए, तो क्या होता है कि पहले 1s की होती है, ठीक है? फिर होता है हमारे पास 2 की, फिर आते हैं 3 की, फिर आता है 4 की. अब जैसे जैसे क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता जा रहा है तो एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है. इसका मतलब क्या है कि जो 1s है वो न्यूक्लियस के इतने पास है, इतने अराउंड है उसके, कि वो उसके अंदर एनर्जी इतनी कम है कि वो कभी जंप मतलब करेगा भी तो अपने ऑर्बिटल में 1-2 लेवल तक ही करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके अंदर इतनी ज़्यादा है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है उसकी न्यूक्लियस के साथ कि वो जंप ही नहीं करेगा. लेकिन इन केस ऑफ 4 या 3, ये जो है नंबर्स, ये काफ़ी दूर है, ठीक है? कि ये न्यूक्लियस है, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है. अब देखो, इन शेल्स में आते आते तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है, वो बहुत वीक हो जाती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी अकोमोडेट होती है कि वो जंप करके किसी और के पास भी जा सकते हैं.
ठीक है, कि जो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं कि वो जंप करके किसी और एटम या किसी और एलिमेंट के पास भी जा सकते हैं, उसके पास इतनी एनर्जी होती है। तो इसी वजह से जो हमारे पास वैल्यू होती है कि S के लिए सबसे कम और 4 के लिए, मतलब 4s, 4p, 4d, 4f, इनके लिए सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ये भी अभी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि रिपल्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड अच्छा नहीं रहता। सो ऑल्दो द 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट शेप, हमें पता है कि 2s और 2p, ठीक है, s के लिए, p के लिए, d के लिए, f के लिए, चारों के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की वजह से उनकी एनर्जी सेम हो जाती है। येट एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दीज ऑर्बिटल्स पोजेसेस द सेम एनर्जी, मतलब कि अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनकी एनर्जी हो जाएगी सेम, ठीक है। तो ये बात वो कह रहा है कि हमारे पास क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में, ठीक है, जो अगर हमें एनर्जी इंक्रीज करनी है तो वो कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। और जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है हमारी एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, राइट। हमने इतना स्टडी कर लिया। अब क्या है कि अब मैंने आपको बोला था कि जब ऐसे ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिनकी स्ट्रक्चर अगर सेम है, शेप सेम है, शेप भी डिफरेंट है, लेकिन उनके अंदर जो एनर्जी है वो सेम हो जाती है, राइट। हमने अभी ये चीज़ स्टडी करी है ना, ठीक है, वो सेम हो जाती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। मतलब कि सेम सबशेल होना चाहिए, सबशेल तो सेम ही है, सेकेंड क्वांटम नंबर का है तो उसका सबशेल तो सेम है, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी है वो सेम है, एनर्जी जो वैल्यू है वो सेम है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ऐसे ऑर्बिटल्स को हम डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। The 1s orbital in hydrogen atom corresponds to the most stable condition. तो हमें क्या पता लगता है यहाँ से कि जो 1s ऑर्बिटल है एक एटम के अंदर वो सबसे स्टेबल कंडीशन में होता है। क्यों, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा है, 1s ही तो है। तो इसकी जो बॉन्डिंग होगी न्यूक्लियस के साथ वो बहुत अच्छी होगी और स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, एंड इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्राउंड स्टेट, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और न्यूक्लियस के सबसे पास में यही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सो द इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन दिस ऑर्बिटल एक्सपीरियंस लोएस्ट एनर्जी। तो इस वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होएगा उसके अंदर सबसे कम एनर्जी प्रेजेंट होएगी एंड इज मोर स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के साथ बहुत अच्छे के साथ बॉन्ड बना के बैठा होएगा। क्यों, देखो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग होगी वो बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी, राइट, क्योंकि सबसे पास में वही है। पहली चीज बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी और दूसरा इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट नहीं करेगा, है ना, तो जंप नहीं करेगा, एक्साइट नहीं करेगा, जिसके वजह से उसकी एनर्जी बहुत लो होगी, वो आराम से स्टेबिलिटी के साथ अपने घर में रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है न्यूक्लियस के अराउंड पास में होने की वजह से बहुत स्ट्रांगली अटैच है, राइट। इफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2s और 2p, ठीक है, 2s 2p, जब 1s के बाद वाले जो ऑर्बिटल शुरू होते हैं जिनके पास एनर्जी बढ़ती जाती है तो उन्हें हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट्स, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस के साथ उनकी बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, क्योंकि दूर दूर होते जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो जैसे जैसे दूर दूर होता जाएगा उनकी बॉन्डिंग जो है न्यूक्लियस के साथ वो वीक होती जाएगी। इसी वजह से हम उनको कहेंगे एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और इट इज़ एन अनस्टेबल स्टेट, तो ये अनस्टेबल रहेंगे, इतनी स्टेबिलिटी नहीं होगी। इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व भी करेंगे, जंप भी करेंगे, एक्साइट भी करेंगे एंड इवन ट्रांसफर भी कर सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। तो अगर देखो ऑर्डिनरी कंडीशन है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ी सी भी काइनेटिक एनर्जी दूंगी, थोड़ी सी भी एनर्जी आउटसाइड एनर्जी दूंगी, तो ये लोग एक्साइट करना शुरू कर देंगे,
ठीक है। तो इसलिए 1s के ऑर्बिटल इतनी जल्दी एक्साइटेड नहीं शो करते जितना 2s और 2p शो करते हैं। और उसके बाद 3s 3p 3d, उसके बाद 4s वाले। तो मतलब कि जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज करता जाएगा, एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, और उसी वजह से इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता जाएगा अपने ऑर्बिटल के अंदर। ये हमारी बात कह रहा है। नेक्स्ट इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। जब मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटम्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस स्टेट में क्या होता है, इन दीज एटम्स फॉर डिफरेंट सबशेल द एनर्जी इज डिफरेंट। अब हमने हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम जो होते हैं उनके अंदर जो सबशेल प्रेजेंट होता है उसका जो एनर्जी होता है वो सेम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होएगा कि जब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है उनके अंदर की एनर्जी जो है, जो अभी हम बात करें 2s जो है वो 2p के बराबर है, वो नहीं होएगा। इनकी जो एनर्जी होएगी वो बिल्कुल सेम नहीं होएगी। ठीक है। द मेन रीजन फॉर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज ऑफ सब शेल इज म्यूचुअल रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होएगा, देखो 2s है, मैंने क्या बात बताई थी कि 1s है, 1s के बाद 2s है, 2s के पास में ही 2p है, राइट। 2s के पास में 2p है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो पास पास हो गए, नेगेटिव चार्ज पास पास हो गया, और हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो उसमें क्या होएगा, जब लाइक चार्जेस एक दूसरे के बहुत पास पास हो जाएंगे, जैसे ये 2s है और इसके बाद वाला है 2p, तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास पास हो गए, जिसकी वजह से लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करेंगे, यहाँ पे रिपल्जन होने लग जाएगा और एनर्जी में चेंजेस आएंगे। एनर्जी में यहीं से चेंजेस आएंगे क्योंकि रिपल्जन के वजह से, इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन के वजह से यहाँ पे चेंजेस प्रोड्यूस होना शुरू कर जाएंगे। Thus the shielding of outer shell electrons from the nucleus by the inner shell electron is called shielding or screening effect. So यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है shielding और screening effect. Shielding और screening effect क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में 1s है और उसके अराउंड में क्या है 2s है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं 1s 2s को कवर कर रहा है ना, वही 1s की शील्ड है, उसके पीछे 2s की है, तो 2s पीछे है, लाइन में पीछे है। पहला बच्चा जो होगा, ऑब्वियसली अगर कोई क्यू है हमारे पास, कोई लाइन बनी हुई है, तो हमें पहले बच्चे की जो स्ट्रक्चर होगी वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिख रही होगी, फिर उसके बाद पीछे की, फिर उसके बाद पीछे की। तभी तो बैक बेंचर्स होते हैं कि पीछे हमें कोई ध्यान से ना देख पाए, राइट। तो इसी वजह से तो वो जो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता न्यूक्लियस का, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है कि उस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि जो पहला जो शेल है, पहला जो बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा होएगा, टॉपर जो बैठा होएगा, उसकी जो अटेंशन होगी, जो टीचर की अटेंशन होगी, वो पूरा फर्स्ट स्टूडेंट पे जाएगी एज कम्पेयर टू लास्ट स्टूडेंट के, राइट। जो हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट बैठा होगा उसके ऊपर अटेंशन ज़्यादा जाएगी एज कम्पेयर टू लास्ट स्टूडेंट के। तो इसी वजह से यहाँ पर भी यही होता है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो फर्स्ट शेल पे ज़्यादा जाएगी एज कम्पेयर टू जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस है उसका इफेक्ट भी कम होता जाएगा, क्योंकि उसकी अटेंशन जो है लास्ट तक वो कम होती जाएगी। और इसी को ही हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हम पहले वाले के पीछे छुप के बैठ जाएंगे आराम से, वो ही यही बात कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। जो पहला शेल है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहा है, उसके आगे एक लेयर बना रहा है, जिसके वजह से जो न्यूक्लियस और लास्ट शेल की बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है। और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाते, क्योंकि जो इनर शेल है वो उसको शील्ड कर रहे होते हैं, उसके बीच में आ रहे होते हैं, जिसके वजह से हम उसे शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में जो हमारे पास डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स नहीं होते, मतलब कि जो हमारे पास सेम जो सबशेल होता है उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो उसकी एनर्जी सेम नहीं होती। ये होता है रिपल्जन के वजह से, क्योंकि जो पहली लेयर है वो शील्ड कर रही होती है दूसरे लेयर के इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है और एनर्जी जो है और इंक्रीज कर जाती है। तो इधर क्या आ जाएगा, जैसे 1s है, फिर 2s आ जाएगा, फिर 2s से बड़ा 2p आ जाएगा, फिर उससे बड़ा 3s आ जाएगा, फिर 3p आ जाएगा, एंड सो ऑन।
ऐसे ऐसे हमारे पास लेयर चलती जाती है। तो यहीं से अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, दिस इफेक्ट इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो हर एक टाइप ऑफ ऑर्बिटल के लिए अलग है, मतलब एस के लिए अलग होएगा, पी के लिए अलग होएगा, डी के लिए अलग होएगा, हर एक के लिए अलग अलग होएगा। एंड द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो पॉजिटिव चार्ज, कोई ना देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर है तो चाहे थोड़ा सा ही लगो, चाहे नेग्लिजिबल ही लग रहा हो, बट लगेगा तो सही उसके पास फोर्स, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन तो होगी। और उसी नेट पॉजिटिव चार्ज की जो अट्रैक्शन होगी, ठीक है, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ZeF से हम डिनोट करते हैं इसे, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम इसे कहते हैं। एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। तो ये जो ZeF की वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है, कम होती है, जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली पहले बात है कि जो हमारा क्वांटम नंबर है 1 2 3 4 है, ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो या इस तरफ जब हम जा रहे हैं तो शील्डिंग इंक्रीज कर रही है, इस तरफ जा रहे हैं तो शील्डिंग इंक्रीज कर रही है। और हमारे पास ZeF मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो इम्पैक्ट होएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा, शील्डिंग इंक्रीज करेगा, तो जो उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव चार्ज का इम्पैक्ट है, वो डिक्रीज करता जाएगा। मतलब ZeF की वैल्यू, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी। ये हमारा पहला पॉइंट कह रहा है कि क्वांटम नंबर बढ़ते ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज के साथ जो इम्पैक्ट होएगा, जो बॉन्डिंग होएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। Thus the electron present in a s orbital will be more tightly bound to the nucleus as compared to that present in the p orbital। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड s ऑर्बिटल है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा s ऑर्बिटल आता है, फिर उसके बाद p ऑर्बिटल आता है। तो जो s ऑर्बिटल्स जो हैं, ठीक है, वो एक न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रांगली अटैच रहते हैं एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल, फिर उसके बाद d, फिर उसके बाद f। तो जो d और f ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उसको हम ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशन स्टेट्स भी कहते हैं। ये हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों कहते हैं इनको ऐसे? क्योंकि जो इनकी एनर्जी होती है ना वो बहुत कम होती है, बहुत कम, बहुत जल्दी एक्साइटेड में शो करते हैं। वेयर इज S और P फिर भी स्टेबल होते हैं, कंपेरेटिवली S सबसे ज़्यादा स्टेबल है और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जो है वो F ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसके साथ न्यूक्लियस के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। वेयर्स अगर p में प्रेजेंट है, d में प्रेजेंट है, f में प्रेजेंट है, तो इंक्रीज करते टाइम उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी। मतलब s में सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, फिर उसके बाद p में आ जाएगा, फिर उसके बाद d में आ जाएगा, फिर उसके बाद f में आ जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट कैसे होगा? सबसे ज़्यादा अच्छी शील्डिंग कौन करेगा? s करेगा, फिर उसके बाद p करेगा, फिर उसके बाद d करेगा, फिर उसके बाद f करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटम नंबर है वो है 1 2 3 4, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो आएगा वो आएगा 0 1 2 3। तो जैसे जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रही है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करते ही जो उसके साथ पॉजिटिव चार्ज का इम्पैक्ट है, दैट इज ZeF, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है, वो डिक्रीज कर जाएगा और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन केस में होता है। अब हम बात करेंगे N+L रूल। अब यहाँ से, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बात करी, दो ऑर्बिटल्स हैं मेरे पास, दोनों की जो एनर्जी लेवल है सेम आ गई, तो कौन क्या बताएगा कि जो हमारी एनर्जी है वो किसकी ज़्यादा और किसकी कम है? तो ये बात N+L रूल कहते हैं। N+L रूल क्या कहता है कि द लोअर द वैल्यू ऑफ N+L, N+L का मतलब है N जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और L जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। मतलब जो अगर जितनी वैल्यू N+L की कम होगी फॉर एन ऑर्बिटल द लोअर इज इट्स एनर्जी, तो उतनी एनर्जी उसकी लोअर होएगी, मतलब उतना ही स्टेबल वो होएगा। अगर N+L की वैल्यू कम आती है तो स्टेबिलिटी मेरे पास बढ़ जाती है,
स्टेबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब कि जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आएगी वो कम हो जाएगी। और अगर इफ टू ऑर्बिटल्स, अगर दो ऑर्बिटल है जिनके पास एनर्जी ये n+l की वैल्यू सेम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल उनके दोनों के अंदर n+l की वैल्यू सेम आ गई, तो जो हमारे पास लोअर वैल्यू ऑफ n होगा, जिसका क्वांटम नंबर छोटा होएगा वो ज़्यादा स्टेबल होएगा। ठीक है, पहला केस क्या है, अगर n+l की वैल्यू कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा केस क्या है कि अगर दो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी n+l की वैल्यू इक्वल आ गई, अगर सेम आ गई, तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, जिसके n की वैल्यू कम स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो 2 पॉइंट कह रहा है कि अगर n+l की वैल्यू डिक्रीज करती है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है। और अगर n+l दो ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी n+l की वैल्यू सेम आ गई, तो जिसका क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। सो अगर हम जैसे कंपेयर करें 3D और 4s के केस में, तो 3D में ये मेरे पास n है और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, l की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0 1 2, राइट। तो हमारे पास l की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू 3, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 5। और 4s के केस में देखो n की वैल्यू तो 4 है, s है तो l 0, तो 4 आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखो कि हालांकि जो हमारे पास n की वैल्यू है वो 4 ज़्यादा है, स्टिल 4s की एनर्जी कम है। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे वो सबसे पहले 4s में जाएंगे, उसके बाद 3D में जाएंगे। ठीक है, पहले 4s में जाएंगे उसके बाद 3D में जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 4s की जो एनर्जी है वो कम है 3D से। 4s की एनर्जी 3D से कम होने के वजह से 4s में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे, फिर 3D में जाएंगे। सो दस 4s ऑर्बिटल हैज़ लेसर एनर्जी, 4s के पास कम एनर्जी है देन 3D ऑर्बिटल्स एंड देयरफॉर इज फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल किए जाएंगे, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी ही स्टेबिलिटी आएगी। इसी वजह से अगर जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसी वजह से जो जिस वैल्यू की एनर्जी कम आएगी उधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल किए जाएंगे। और अभी हम लॉज शुरू करेंगे, उस लॉ में हम इसी बात को दोबारा अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अब हमारे पास ये आप डायग्राम देखो, जैसे कि ये ऑर्बिटल है, 1s है, 2s है, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। अब मैंने इसको ऐसे ऑर्बिटल में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो n+l की वैल्यू आ रही है मैंने उसके अकॉर्डिंग रखा है। ठीक है, फॉर 1s के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 1, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो n+l की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। मतलब कि इसमें जो होंगे इसकी जो एनर्जी है वो 1 ही है सिर्फ, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसी की होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी इसी की होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा पास यही है। फिर उसके बाद आता है 2s, s0, s के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 एंड n जो है 2, तो 2 + 0 2 आ गया। नेक्स्ट इज 2p, 2p के केस में क्या होएगा कि 2 हमारे पास n की वैल्यू होगी और जो हमारे l की वैल्यू है 1 है, क्योंकि s p d f होता है 0 1 2 3 होता है, तो p की वैल्यू आ गई 1, तो 2 + 1 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक 2p देखो और 3s देखो। ठीक है, 2p एंड 3s, 2p के केस में क्या आ रहा है हमारे पास 2 + 1 3, और इसके केस में आ रहा है 3 + 0 3, दोनों की एनर्जी सेम आ गई। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लगाएंगे हम कि जिसका क्वांटम नंबर कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 2p में जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका क्वांटम नंबर जो है वो छोटा है। ठीक है, क्वांटम नंबर छोटा होने की वजह से सबसे पहले 2p में जाएंगे, तो इसलिए 2p फिर 3s, देन अगेन 3p के केस में क्या आ रहा है 3 + 1 4, और 4s के केस में क्या आ रहा है 4 + 0 4। तो अब क्या होएगा 3p की एनर्जी, अब यहाँ पर अगेन 3p और 4s के केस में भी यही हो गया, 3p और 4s के केस में भी यही हो गया,
3 + 1 मेरे पास आ रहा है 4 एंड 4 + 0 होके 4 आ रहा है। अगेन एनर्जी लेवल सेम आ गया। तो अगर एनर्जी लेवल सेम आ रहा है तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3p में सबसे पहले जाएंगे, फिर 4s में जाएंगे। ऐसा क्यों होएगा? क्योंकि जो 3p है उसका क्वांटम नंबर छोटा है और क्वांटम नंबर छोटा होने की वजह से यहाँ पर 3p में जाएंगे इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, इसकी एनर्जी स्टेट कम होगी एज कंपेयर टू 4s के। देन 4d एंड 4p। तो यहाँ पे 3d में क्या क्या होएगा 3 और 2, 3 + 2 5 और 4p में भी अगेन 4 + 1 5। तो अगेन 3d और 4p में कौन किस में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे? 3d में जाएंगे, क्योंकि इसका जो क्वांटम नंबर है छोटा है इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इधर जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जिसका क्वांटम नंबर छोटा, अगर एनर्जी सेम आ रही है तो जिसका क्वांटम नंबर छोटा होएगा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे। जिसका क्वांटम नंबर छोटा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे। ये हमारे पास n+l रूल कहता है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और उसके बाद हम फिर आगे स्टडी करते हैं। तो अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? मतलब किसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब ZeF की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखो ए पार्ट में हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट मतलब लोअर एनर्जी किसकी हुई। तो जिसकी एनर्जी कम उसकी जेड इफेक्टिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो 2s एंड 3s। ठीक है, 2s के केस में हो गया 2 + 0 और 3s के केस में आ गया 3 + 0। तो इसका आंसर आया 2, इसका आंसर आया 3। तो क्या बना, हमारे पास इसकी लोअर एनर्जी है तो मतलब 2s की जेड इफेक्टिव वैल्यू मैक्सिमम। नेक्स्ट आएगा बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है 4d एंड 4f। तो हमें पता है S P D F 0 1 2 3। तो क्या आ जाएगा 4 + 2 और इधर आएगा 4 + 3। साफ साफ आंसर दिख रहा है 4D आएगा, क्योंकि ये 6 बन रहा है, ये बन रहा है 7। तो ऑब्वियसली हमारे पास 4D इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी वैल्यू कम है, इसकी एनर्जी वैल्यू कम होगी इसलिए हमारे पास 4D आंसर आ गया। सी पार्ट क्या कह रहे हैं 3D एंड 3p। तो 3d के लिए का मतलब क्या है 3 + 2 और p का मतलब क्या है 3 + 1। तो ये आ गया 5, ये आ गया 4। अब किसकी एनर्जी कम है 3p की एनर्जी कम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3p, मतलब इसकी z इफेक्टिव वैल्यू ज़्यादा होएगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बस n+l रूल लगाना है और उधर से हम पता लग जाएगा कि z इफेक्टिव वैल्यू किसकी ज़्यादा और किसकी कम होएगी। ठीक है, और कैसे पता लगेगा कि अगर उसकी एनर्जी लेवल जो आ रही है, जिसकी एनर्जी लेवल कम आएगा, जिसके एनर्जी लेवल का नंबर जो है वो कम आएगा, वो हमारे पास क्या देगा ज़्यादा इफेक्टिव होएगा, ज़्यादा स्टेबल होएगा। राइट, नेक्स्ट इज अब हम पढ़ेंगे लॉज फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। तो एक एटम के अंदर अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, किस फॉर्मेट में होंगे, एनर्जी लेवल कैसे फिल होता रहेगा, n+l रूल के हेल्प से हमारे पास जो एनर्जी लेवल की वैल्यू कम आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये फिल होंगे कैसे। ठीक है, इनको फिल होने के लिए क्या क्या चीज़ वैलिड होनी चाहिए, और वो वैलिडिटी इन 3 लॉज देते हैं। सबसे पहले ऑफबॉस लॉ, फिर है हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड इज हुंड्स लॉ। ठीक है, ये 3 लॉ के अकॉर्डिंग हम अपना इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में फिल करेंगे, और ये तीनों लॉ बहुत ईजी हैं, बहुत ज़्यादा इजीली ये एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑफबॉस लॉ से। तो सबसे पहला है हमारे पास ऑफबॉ प्रिंसिपल। ऑफबॉ जो है वो साइंटिस्ट का नाम नहीं है, सबसे पहले चीज़ कि ये साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। ऑफबॉ का जो मतलब है वो ग्रीक में है बाइंडिंग। ठीक है, बाइंड करना, किसी चीज़ को पास लाना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑफबॉ प्रिंसिपल जो है वो बाइंडिंग के बारे में बात करेगा। सो वो क्या कह रहे हैं, according to this principle, in the ground state of the atoms, the orbitals are filled in increasing order of their energies.
तो वो क्या कह रहा है वो प्रिंसिपल कि अगर वो ग्राउंड स्टेट में, हमने ग्राउंड स्टेट क्या बोला, मतलब 1s 2s ऑर्बिटल में जिनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है उस स्टेट में प्रेजेंट है, तो जो ऑर्बिटल्स कैसे फिल किए जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज। अभी हमने बात करी कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करेगी, मतलब कि जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो पहले कम वाले में सबसे पहले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद इंक्रीज करती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी फिल होते जाएंगे। डेट इज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें जाएगा। ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम एंड देन एंटर इनटू हाई एनर्जी, और फिर एंटर करेगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे कि पहले 1s की होती है, फिर 2s की होती है, फिर 2p की होती है, ठीक है, फिर आएगी 3s की, फिर आएगी 3p की एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ऐसे एनर्जी फिल होती जाएगी। जैसे जैसे इसकी जो वैल्यू है, जैसे जैसे एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी उसमें फिल करता जाएगा। मतलब कि 1s की कम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा, फिर 2s आता है, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, मतलब एक सीक्वेंस में जाएगा, ऐसे नहीं रैंडमली किसी में चला जाएगा। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी फिल होता जाएगा। And then enter into the higher energy orbital provided that the low energy orbital are completely filled. कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल को पूरा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। मतलब पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2s की बारी आएगी, पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उसके बाद 2p की बारी आएगी, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ये नहीं होएगा कि सारे एक साथ, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होएगा। सो हेंस द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, तो ऑर्डर क्या रहता है हमारे पास, 1s, फिर उसके बाद 2s में जाते हैं, फिर 2s से 2p में जाते हैं, फिर 3s में 3p एंड देन 4s में। अब देखो 3d बाद में आया, 4s पहले आया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या होती है, सिर्फ 4 होती है, और 3d की एनर्जी क्या होती है, 5 होती है। तो इसलिए सबसे पहले 4 एनर्जी वाले स्टेट में जाएगा और ये 5 में। और अभी हमने ये चीज़ डिस्कस करी है n+l रूल से, डैट इज 4+0 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3+2 आ जाएगा, राइट। तो इसलिए n+l रूल के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा, क्योंकि 4p की एनर्जी क्या आएगी, 4+1, और 5p की आएगी 5+0, राइट। तो जिसका क्वांटम नंबर कम उसमें पहले, एंड सो। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अब इस सीक्वेंस को ऐसे याद रखना तो आसान नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्टर्बेंस आई ना, 3p के बाद पहले 4s में गया, फिर 3d में गया, राइट। तो डिस्टर्बेंस से, ऐसे डिस्टर्बेंस को याद करने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है ये। इसमें हमने पहले सबसे पहले देखो कैसे रखना है, सीक्वेंस में हमने नंबर्स लिख देने कि 1s लिख लिया, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर ऐसे हमने मतलब ये सीक्वेंस में मैंने ये चीज़ रख दी। अब मैं इसमें क्या लगाऊंगी, एरोज लगा दिए, ठीक है। इन सब में मैंने एक लाइन वाइज एरोज लगा दी, मतलब डायगनली एरोज लगाए, ठीक है। डायगनली मैंने एरोज लगा लिए, ठीक है। अब इन एरोज को मैं पीछे से ज्वाइंट करती जाऊंगी, अब इन एरोज को पीछे से ज्वाइंट करती जाऊंगी तो वो मेरे पास एक पाथ बन जाएगा जिस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। यहाँ पर एक बार देखो, जैसे ये 1s है, फिर 2s 2p है, फिर 3s 3p 3d है, फिर 4s 4p 4d है, ठीक है। सपोज कि मेरे पास यहाँ तक है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, सबसे पहले लगाऊंगी लाइन्स, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसमें लगाई लाइन्स, ठीक है। डायगनली लाइंस लगाऊंगी, डायगनली लाइंस लगा ली, डायगनली हमने लाइंस लगा ली है। अब इन लाइंस को हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करते जाएंगे। अब हम इन लाइंस को हमने ज्वाइंट कर देंगे ताकि हमारे पास एक पाथ बन के आ जाए, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम इस इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाएंगे। तो ये इससे ज्वाइंट कर दोगे, फिर आप इसको इससे, मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइंट करना है। तो ये मेरे पास देखो पाथ बन के आ गया कि 1s से के बाद 2s में जाएगा, फिर 2s से मेरे पास किस में जाएगा, 2p और 3s में जाएगा, फिर इधर से क्या जाएगा, 3s से घूम के पहले हमारे पास किस में जाएगा, 3p एंड देन 4s, फिर 4s से के बाद 3d में जाएगा, ठीक है। फिर 4s के बाद 3d में जाएगा,
3D से 4p में जाएगा और ऐसे। तो मतलब एक सीक्वेंस बन जाता है इसकी हेल्प से, एक मेरे को पास याद करने का तरीका बन जाता है, एक पाथ बन जाता है कि जैसे पेपर में करते करते कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि किस में पहले जाएगा, तो हम इस पाथ के हेल्प से याद कर सकते हैं कि पहले हम उसको एक डायगनली लिख लेंगे, एक लाइन वाइज लिख लेंगे, लाइन वाइज लिखना है, फिर डायगनली उसमें क्रॉसेस लगा देंगे। डायगनली जो आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही है दोनों साइड, उसमें मैंने डायगनली क्रॉसेस लगा दिए और फिर उसको मैंने यहाँ पर एक पाथ के फॉर्म में ज्वाइन कर दिया, सो दैट एक मेरे पास एक पाथ बन जाए जिसके हेल्प से मैं पता लगा सकूँ कि सबसे पहले किस में जाएगा। तो अगर आप इस पाथ को नोटिस करो तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि पहले 4s में गया फिर 3D में गया, राइट, पहले 4s में गया फिर 3D में गया फिर 4p में गया। तो ऐसे हमारे पास ये याद करने का तरीका है ऑफ-बो प्रिंसिपल को, जो कहता है कि अगर एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगा तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तो जिसकी एनर्जी कम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा और फिर बाकी वाले में जाएगा। ये हमारे पास ऑफ-बो प्रिंसिपल कहता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो क्या कहते हैं कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल। तो ये बात तो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि इनके पास स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब एक अगर पॉजिटिव हाफ कर रहा है तो दूसरा नेगेटिव हाफ शो करना चाहिए, ठीक है। ये वो बात कर रहा है कि अगर एक पॉजिटिव हाफ शो करेगा दूसरा नेगेटिव हाफ शो करना चाहिए। तो इसको करेक्ट ऑर्डर कैसे है, एक ऑर्बिटल को ना हम बॉक्सेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपके पास 1s है, 2s एंड 2p के लिए बनाऊँ, ठीक है। तो 1s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 होते हैं। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। 1s में 1, 2s में भी एक ही होता है, लेकिन 2p में p ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पर हम 3 बॉक्सेस बनाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास बॉक्स स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा है हमारे पास ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जिसकी एनर्जी कम है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा और सबसे पहले वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए फिर किसी और में जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होता है हमारे पास कि एक का स्पिन अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरा डाउनवर्ड एरो शो करना चाहिए। देखो एक रिवर्सिबिलिटी का साइन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। हम पूरा एरो नहीं लगाते, हाफ एरो लगाते हैं, तो उधर से रिवर्सिबिलिटी का साइन बन के आता है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए कि अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे होना चाहिए। ये ना हो कि दोनों ऊपर हो जाए या दोनों ही नीचे हो जाए, ये वाला ऑर्डर गलत है। जैसे ये करेक्ट में लिखा हुआ है कि ये गलत है। करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, एक अगर ऊपर होना चाहिए तो दूसरा नीचे। ये मैटर नहीं करता कि पहले कौन से दूसरा बाद में, वो मैटर नहीं करता, बट ऑर्डर यही होना चाहिए कि एक ऊपर होना चाहिए एरो और दूसरा नीचे एरो होना चाहिए, जो कि शो करेगा कि ये प्लस हाफ कर रहा है और दूसरा माइनस हाफ कर रहा है, राइट। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अलग अलग होना चाहिए, मतलब एक अगर पॉजिटिव हाफ करे तो दूसरा नेगेटिव हाफ शो करना चाहिए। नेक्स्ट इज it means that if 2 electrons, the 3 quantum numbers n, l और m have same value. For example, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन के पास अगर n, l, m that is principal quantum number, azimuthal quantum number और magnetic quantum number, इन तीनों की वैल्यू अगर सेम भी हो जाए तो उसका जो 4th क्वांटम नंबर that is spin क्वांटम नंबर जो है वो हमेशा ही डिफरेंट होएगा, जो कि या फिर प्लस हाफ या माइनस हाफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्लस हाफ के लिए हम अपवर्ड एरो और माइनस हाफ के लिए हम लोअर एरो लगाएंगे। सो इन 1s सबशेल देयर इज ओनली 1 ऑर्बिटल। अब हमें पता है कि 1s में एक ही ऑर्बिटल होता है, अभी हमने बनाया था ना, ठीक है, कि 1s में एक ही बॉक्स बनाया था, 2s में भी एक ही बनाया था, लेकिन 2p में कितने बनाएंगे, 3, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहते हैं कि p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स, p सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, दैट इज px, py एंड pz, राइट। सो 1s में जो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2p में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फर्स्ट में 2, सेकंड में 2, थर्ड में 2,
तो कितने हो गए 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4 5 6 राइट। तो क्या कहना चाह रहा है वो कि जैसे जैसे हमारे पास ऑर्बिटल्स है ना उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 होंगे पहले शेल में। एस में जब भी एस की बात की जाएगी तो उसमें 2 होंगे। पी की वैल्यू जब बात की जाएगी तो हमारे पास 3 2 6 होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो 5 2 10 होंगे, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे, दैट इज 2n होते जाएंगे। तो इस फ्लो को हम सम अप करके ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू होएगी वो हमेशा हमेशा 2n के फॉर्म में होएगी, हमेशा 2n के फॉर्म में होएगी। दस दी rule can be summed as the maximum number of electrons present in a shell with the quantum number n is 2n, ठीक है। अगेन अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं तो कैसे आएगा s p d f, n की वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 4, l की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2 3। अगर ml की वैल्यू की बात की जाए तो ये 1 के लिए 1 ही रहती है, उसके लिए P के लिए हमारे पास कितनी आती है 3 आती है, D के लिए 5 आती है और F के लिए 7 आती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो S ब्लॉक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, D जो है उसमें 10 होंगे और F जो है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो चार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये एक तरीके से सम अप हो गया 2-3 लेक्चर्स का, राइट। तो SPDF में S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन, D में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन और F में हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रॉन के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करता है हुंड्स रूल, ठीक है। तो हुंड्स रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंग टू द सेम सबशेल। अगर हमारे पास सेम सबशेल है दैट इज PDF है, ठीक है, S तो सिंगल ही होता है, PDF में ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन के चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज 6 10 14 आ रहा है। इफ दैट इज degenerated orbital does not take place until each orbital belongs to subshell has got 1 electron। अब क्या कह रहा है वो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास p ऑर्बिटल ऐसे 3 ऑर्बिटल्स हैं px py pz, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि ये नहीं होएगा कि इसमें 2 प्रेजेंट है और ये 2 खाली है, ये गलत है। ये कैसे होएगा कि ये जो होएगा हमारे पास यहाँ पे px है py है pz है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होएगा, बाद में जाके ये फिर कंप्लीटली फिल्ड होंगे। कहने का मतलब क्या है, पहले जो हमारे पास ऑर्बिटल होंगे वो पार्शली फिल्ड होते जाएंगे, पहले एक 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 भरा जाएगा फिर दूसरा दिया जाएगा, है ना। कई बार मम्मी भी तो कहती है पहले ये तो खा लो फिर बाद में और ले लेना। तो वो ही बात यहाँ पर है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा फिर बाद में इनको कंप्लीटली फिल किया जाएगा, ये हुंड्स रूल कह रहा है। दिस इज बिकॉज टू मिनिमाइज द रिपल्जन, ऑब्वियस सी बात है रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये केस लिया जाए तो इसमें py और pz तो खाली है, तो मतलब मेरे पास 2 लॉब्स तो पूरे पूरे खाली हैं और एक में मैंने सारा ही भर दिया, तो सारा ही भर दिया तो उसमें रिपल्जन होगी, और अगर मैं अलग अलग करके भरूंगी तो रिपल्जन कम होगी, ठीक है, तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो रिपल्जन को कम करने के लिए, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे तो दूर दूर रहेंगे तो कम लड़ेंगे, है ना, कम रिपेल करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, फिर बाद में उसे कंप्लीट फिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि ये कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखो तो करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले देखो 1s 2s और 2 जो है हमारे पास p का, ये जो होते हैं ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, s में तो 2 हो जाएंगे, तो सबसे पहले ss ऑर्बिटल्स में तो कोई केस ही नहीं बनता, लेकिन ऑर्बिटल्स कहाँ से बनता है, p d f में बनता है। क्यों बनता है,
क्योंकि सबसे पहले p में जो होंगे ऐसे भरे जाएंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी तो बाद में उसको पहले ऑर्बिटल से फिल किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले पार्शियल फिल किया जाएगा। वही चीज यहाँ शो करेगी है कि देखो पहले में इन्होंने कैसे भरा, पहले एक भरा, फिर बाद में उसे पहले वाले ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल किया। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि इसमें देखो जो pz ऑर्बिटल है वो पूरा ही खाली पड़ा है। तो ऐसा नहीं होएगा कि अगर 2 कंप्लीट फिल्ड है तो तीसरा पूरा खाली होएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इधर जाएगा। ठीक है, अभी हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस देखते हैं। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7 होने चाहिए। तो 2 पहले में चले गए, ठीक है, 2 फर्स्ट 1s में चले गए, 2 2s में चले गए। अब बाकी कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 जो हैं वो px py pz में जाएंगे एक एक करके। ये नहीं होएगा कि सबसे पहले इसमें मैंने दोनों भर दिए, इसमें एक और इसको खाली, ये बिल्कुल गलत है। कैसे भरे जाएंगे, एक करके भरे जाएंगे। ठीक है, फिर अगर मेरे को और इलेक्ट्रॉन भरने होंगे तो बाद में भरूंगी, जो कि ऑक्सीजन का केस आ जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन का केस में क्या होगा, एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2 में तो 4 हो गए। ठीक है, इधर तक का तो कोई केस होता ही नहीं है, बहुत ईजी रहता है, पहले 2 भर दो। लेकिन बाद में जब यहाँ पे देखा गया तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन भरा गया और फिर एक इलेक्ट्रॉन रह गया था तो उसे फर्स्ट ऑर्बिटल से दैट इज px से दोबारा भरा गया। ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, राइट। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ नियॉन की, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 10, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो ये हो गया 1s में तो पहले दोनों फिल कर दो, फिर आएगा 2s, ठीक है, उसमें भी दोनों फिल कर दो। लेकिन अब बात आ रही है p की, तो px py pz और ये कौन सा है, पूरा 2p है, राइट। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो सबसे पहले 1 1 1 करके फिल करूंगी। अब कितने रह गए, 3 रह गए, तो मैं वापस px से दोबारा शुरू करूंगी 1 2 3। तो देखो ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया और एक प्रोसीजर के साथ हमने फिल किया कि पहले हमने पार्शली फिल्ड किया, मतलब पहले एक फिल किया, फिर हमने उसको कंप्लीटली फिल्ड किया। तो ये हुन्स रूल कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पार्शली फिल किया जाएगा, एक सबको दिया जाएगा, बाद में फिर कंप्लीटली फिल किया जाएगा, ये हुन्स रूल कहता है। सो आज के लेक्चर में हमने ये सारा स्टडी कर लिया कि इलेक्ट्रॉन को हम फिल कैसे करेंगे। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे पहले किस फॉर्म में फिल किए जाएंगे, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को भी फिल किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर एक पॉजिटिव हाफ शो करे तो दूसरा नेगेटिव हाफ शो करना चाहिए, मतलब एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के अंदर सबसे पहले पार्शली फिल किया जाएगा, फिर कंप्लीटली फिल किया जाएगा, क्योंकि रिपल्जन को रिड्यूस करना है, तो इसलिए उसको अगर हम जितना दूर दूर रखेंगे उतना अच्छा होगा। इसलिए पहले पार्शली एक इलेक्ट्रॉन सबको दिया जाएगा, फिर कंप्लीटली फिल किया जाएगा। तो ये आज के लेक्चर के टॉपिक्स था कि हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे कि हर एक जो हमारे पास एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी, ठीक है, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे और ये 1s 2s 2p 3s 3p देन 4s 3d, इस स्ट्रक्चर में हम कैसे फिल करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को।